सुबह के 7 बजे थे। गांव में धूप अभी अभी पेड़ों की पत्तियों पर चमकने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस नवंबर का महीना और ठंड की शुरुआत। गांव रामपुर बहुत सुंदर दिख रहा था। रवि नींद से उठते हुए बोलता है, अरे आज फिर नींबू मिर्ची दरवाजे पर गिरा हुआ है। ये रोज कौन फेंक जाता है? मैं रोज इसको सफाई करता हूँ, पर ये अगले दिन मेरे दरवाजे के ऊपर ही पड़ा रहता है। अब इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। देखते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जमीन पर काला पड़ा नींबू और सूखी मिर्च पड़ी थी, लेकिन आज उसके पास एक अजीब काले रंग का धागा भी था। रवि चौंक कर बोलता है, ये तो कल नहीं था यार। ये क्या चक्कर है? आज कुछ ज्यादा ही फैंसी तरीके से पड़ा हुआ है। उसी वक्त उसकी बहन सीमा अंदर से बाहर निकल कर आती है। सीमा बोलती है, भैया फिर वही नींबू मिर्च। मुझे तो डर लग रहा है। लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, और हमारे घर में भी कुछ सही नहीं हो रहा। रवि घबराते हुए बोलता है, अरे भाई तुम घबराना मत बहन। मैं देखता हूँ कौन इतना मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ। लेकिन उसे खुद भी एक डर दिल में बना हुआ था कि आखिर ये है कौन। वो हर रोज इसका सबूत ढूंढने की कोशिश करता, पर उसे पता नहीं चलता था। पास बहुत से लोग रहते, पर कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कहते। रवि नींबू मिर्च हाथ में लेकर बाहर निकला। पड़ोसन मोहन की माँ ने उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, बेटा इसे हाथ में क्यों लगाया हुआ है? इसे हाथ में नहीं उठाना चाहिए। तभी रवि उनसे बोलता है, क्यों आंटी? किसी ने रखा होगा यहाँ पे। मैं हटा देता हूँ, क्या ही चला जाएगा मेरा। तभी मोहन की माँ डरते हुए धीमी आवाज में बोलती है, कल रात तुम्हारे घर के पास एक औरत घूम रही थी। उसका चेहरा तो ठीक से मैं देख नहीं पाई, पर उसके पाँव उल्टे थे। शायद वो ही कर रही है ये सब। रवि का दिल धक से हो गया। रवि हकलाते हुए बोला, क्या पैर उल्टे? अरे अरे आंटी, कहीं वो भूत वगैरह तो नहीं थी? मोहन की माँ तभी बोलती है, हाँ बेटा, और वह कुछ बड़बड़ा भी रही थी। तोड़ दूंगी, काट दूंगी, नींबू मिर्च काम नहीं करेगी। अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाई जा रही थी और कुछ मंत्र से पढ़ रही थी। हवा अचानक और ठंडी महसूस होने लगी। रात होने लगी थी। घर में सभी को बेचैनी कि आखिर ये कर कौन रहा है। रवि और सीमा आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी सीमा बोलती है, भैया मुझे लगता है घर में कोई है। जब से वह नींबू मिर्ची आया है ना, घर में अजीब अजीब सी कोनों में आवाजें आती रहती हैं। मुझे तो डर भी लगने लगा है। पता नहीं किसी ने हमारे घर पर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। रवि भी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से ठक ठक की आवाजें आती हैं। छत से आवाज आई। रवि बोलता है, कोई बिल्ली होगी। इतनी फिक्र मत करो, हमें देखना होगा इसका इलाज की। नींबू मिर्ची रोज दरवाजे के बाहर पड़े रहता है, इसका क्या इलाज है? सीमा बोलती है, भैया बिल्ली कभी इतनी भारी आवाज थोड़ी करती है। तभी फिर से एक आवाज आती है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। रवि धीमी आवाज में बोलता है, कौन है? कौन है यहाँ? हाँ, कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है? छत से एक हंसी गूंजती है, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। सीमा और रवि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि घर में किसी बुरी शक्ति का साया है और अब उससे बच पाना नामुमकिन है। दोनों को फिर एक बात सूझती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक तांत्रिक बाबा के पास जाया जाए। वो ही अब इन्हें इस काली शक्ति से बचा सकते हैं। वो दोनों एक तांत्रिक बाबा अग्निराज को अपने घर बुलाकर लाते हैं। बाबा आते ही घर की दहलीज पर पड़े नींबू मिर्च को देखता है। बाबा अग्निराज भारी आवाज में बोलता है, इसे जिसने फेंका है वह तुम्हें देखने आता है, और वो तुम्हारे घर की बढ़ाई नहीं चाहता। लगता है कोई पुराना दुश्मन है। रवि तभी बोलता है, कौन बाबा? कौन है हमारा दुश्मन? हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसने हमारे घर पर ऐसा काम किया हो। तभी बाबा गुस्से में बोलता है, यह किसी इंसानी की शरारत नहीं, यह किसी अदृश्य प्राणी का काम है।
लगता है तुम्हारे घर पर मुझे नींबू उड़ाकर सूधा है, और वो अगर जल्द से जल्द ठीक ना किया गया तो तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी समस्या होगी। उन्होंने नींबू उठाकर सूंघा। फिर वह बोलता है, ये किसी चुड़ैल का सर है और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब तो देखना ही पड़ेगा। सीमा बोलती है, चुड़ैल? बाबा, मैं किसी चुड़ैल के विषय में हम नहीं जानते। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा? वो बाबा फिर बोलते हैं, वह तुम्हारे घर के आसपास घूम रही है। इन्हें बुलाने वाली कोई पुरानी दुश्मनी है। लगता है तुमने किसी न किसी के साथ तो गलत किया ही है। रवि घबरा जाता है। दुश्मनी है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया बाबा। हमारे घर में कभी भी किसी ने भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे। हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है बाबा? हमारी कृपया कर मदद करें, हमें बचाएं इस काली शक्ति से। बाबा नींबू मिर्च को एक तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे एक क्रिया करनी होगी, तभी इस शक्ति का तुम्हारे घर पर से असर तोड़ा जा सकता है, और उस क्रिया में मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता हो। बाबा ने जैसे ही यह बताया कि इस घर पर चुड़ैल का साया है, सीमा और रवि दोनों बुरी तरह डर गए। बाबा ने उन्हें एक अनुष्ठान के बारे में बताया और बोला, डरो मत बच्चों, आज रात हम क्रिया करेंगे जिससे जिन्होंने तुम्हारे पर यह तंत्र मंत्र किया है उसके बारे में पता भी लग जाएगा, और मैं उसको अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। इन सबको सुनकर रवि और सीमा को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उन्हें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो बाबा अग्निराज ही हैं। बाबा ने क्रिया के लिए नींबू, मिर्च, बहुत से सामग्री को मंगवाया और रात का समय दिया 12 बजे का, जिस समय उन्हें ये क्रिया करनी थी। जैसे ही बाबा ने तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, नींबू अपने आप काला पड़ने लगा और फिर बाबा उसके ऊपर क्रिया करने लगा, फट फट फट, और ऐसे कर मंत्रों का बहुत ज़्यादा उच्चारण करने लगा। और सीमा तभी डर के मारे चीख पड़ती है। सीमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और रवि भी ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। सीमा अपने भाई रवि से बोलती है, भैया नींबू कैसे फट सकता है आखिर? ये सब क्या संकेत है? मैंने तो ये सब कभी पहले नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तभी वो बाबा बोलता है, बेटी, यह संकेत है कि वह चुड़ैल बहुत पास है और वो बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी तुम्हारे पर यह तंत्र किया है उसने छोटी मोटी सिद्धि से नहीं किया, बहुत बड़ी शक्ति से किया है। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लग जाती है। तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। आसमान में एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है और तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। मिर्चियां उड़कर छत से चिपक जाती हैं। जो भी तंत्र क्रिया बाबा कर रहे थे वो सब ऐसा लगता है जैसे उल्टी पड़ने लग जाती है। रवि बाबा से बोलता है, ये क्या हो रहा है बाबा? यहाँ बाबा हमें बचाइए बाबा, ये क्या हो रहा है? तभी वो बाबा चौंक पड़ता है। वो बोलता है, यह मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे आसानी से काबू में नहीं पाया जा सकता। इसके लिए मुझे बहुत तगड़ी तंत्र करना पड़ेगा। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां उभरने लगती हैं, जैसे काले साए उस कमरे में अपने आप आने लगे। दीवारें काली पड़ने लगती हैं और उस पर धीरे से एक भयानक चेहरा उभरता है जो उनकी ओर घूर रहा होता है। वो परछाई फुसफुसाहट में बोलने लगती है, तुम मुझसे नींबू मिर्च से नहीं बच पाओगे। मैं लौटूंगी आज रात और ले जाऊंगी सबको। माँ बुरी तरह से रोने लग जाती है और अपने भाई रवि के पीछे छुप जाती है। सीमा बोलती है, भैया ये हमें क्यों परेशान कर रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी रवि बोलता है, बहन मेरे को नहीं पता, अब ये जो करेंगे बाबा ही करेंगे। बाबा इसे कैसे भी करके रोकिए, जल्दी रोकिए बाबा। तभी वो बाबा गंभीर आवाज में बोलता है, इसके पीछे कोई बहुत पुराना राज है जो तुम दोनों को बताना होगा। यह शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ से हुआ था, मुझे सब चीज के बारे में बताओ। तभी हवा में आवाज गूंजती है, आज रात सब पता चलेगा, सब चीज। आज हर चीज पे से पर्दा उठेगा। तभी वो चुड़ैल बहुत गंभीर और दुख भरी आवाज में बोलती है,
मैं आज सारा राज बताऊंगी क्या किया था इनके खानदान ने मेरे साथ और किस तरह से मुझे चुड़ैल बनने पे मजबूर किया गया। वो बाबा भी देखने लगता है। आखिर क्या राज था उस चुड़ैल का, ये जानने के लिए आपको नींबू मिर्च पार्ट 2 देखना होगा। गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल एंड प्लीज प्रमोट आवर चैनल। रामपुर गांव, जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम चौपाल पर गपशप से, उसी गांव में रहता था एक बर्गर वाला, जिसने उस गांव की किस्मत को ही बदल दिया। कुछ ऐसा किया जिससे कि गांव में लोग रिपोर्टिंग के लिए शहर से आने लगे। एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर एक रंग बिरंगा ठेला लगा था। ठेले पर लिखा था, शहर वाला टेस्टी बर्गर, सिर्फ यहाँ, शहर का स्वाद अब गांव में। ठेले वाले का नाम था पप्पू बर्गर वाला। पप्पू जोर से बोला, आओ भाइयों आओ, ऐसा बर्गर कहीं नहीं मिलेगा, शहर से भी कम दामों पे, पर शहर जैसा स्वाद। एक बार आओगे बार बार खाओगे। गांव वाले आपस में बात करने लगे। रामू काका बोल पड़ते हैं, अरे भाई, ये बर्गर गांव में नहीं, मतलब थोड़ा अजीब सी बात है ना। ऊपर से इसका नाम देख, शहर वाला बर्गर अब गांव में। क्या लगता है, सही है क्या ये? गांव में आलू टिक्की, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, ये सब बहुत फेमस था। बर्गर वर्गर गांव में नहीं चला करता था, पर अब पप्पू ने गांव में भी बर्गर बेचना शुरू किया और फास्ट फूड का काम शुरू किया। क्या वो इस काम में सफल हो पाएगा या फिर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? तभी पास खड़ा रमेश रामू काका से बोलता है, काका, देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने तो आज तक नहीं खाया, क्योंकि शहर की चीज है ना, पहली बार गांव में आई है। चखने का तो बहुत दिल करता है। आओ खाने चलें क्या? तभी रामू काका रमेश से बोल पड़े, अरे नहीं बेटा, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। ये चीजें अब मुझे कहाँ पचेंगी, जाओ तुम खाओ। पहले दिन पप्पू ने बर्गर सिर्फ 20 रुपये रेट में बेचे। पप्पू मीठी आवाज में गांव में बोलने लगा, भैया नुकसान में बेच रहा हूँ, बस प्यार चाहिए। पैसा तो कभी भी कमा सकता है इंसान, लोगों का भरोसा जीतना आना चाहिए। आओ आओ मेरे बर्गर खाओ। गांव के बच्चे बहुत खुश। अब गांव का हर बच्चा उसकी दुकान पर बर्गर खाने के लिए जाने लगा। पहले लोग शहर से सब चीज़ें लाते थे, पर अब ये गांव में ही उपलब्ध थी और गांव में लोग बहुत ज़्यादा उसकी दुकान पर जाने लगे। हर बच्चा वहीं जाता। बच्चा रोज़ यही कहता, मैं यही बर्गर खाऊंगा, मुझे यही खाना है। और गांव के लोग भी यह भरोसा करके कि ये पप्पू हमारे गांव का ही बंदा है और हमारे गांव में शहर की चीज़ लेकर आया है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इस भरोसे के साथ पप्पू की दुकान पर बर्गर खाने के लिए जाने लगे। गांव का हर बच्चा शाम छुट्टी होते ही स्कूल से बर्गर खाने के लिए पप्पू की दुकान पर आ जाता। पर पप्पू के मन में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। वह सोचता है, पहले लोगों को आदत लगाऊंगा बर्गर खाने की, फिर दाम बढ़ा दूंगा। लोग मेरे पास ही आएंगे बर्गर खाने के लिए। मेरा स्वाद ही लोगों को सिर्फ अच्छा लगेगा और इससे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। यही एक जरिया है जिससे मैं पैसा कमाकर गांव का सबसे अमीर बन सकता हूँ। पूरा गांव अब बर्गर का दीवाना हो गया। हर किसी को सिर्फ पप्पू बर्गर वाले के ही बर्गर अच्छे लगने लगे। एक हफ्ते बाद अब पप्पू ने अपनी दुकान का बोर्ड बदल दिया। बर्गर 50 रुपये। रामू काका पप्पू की दुकान पर आते हैं और वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहले बर्गर 20 का और अब 50 का। वो पप्पू से बोल पड़ते हैं, अरे पप्पू, दाम कैसे बढ़ गया इस बर्गर का? ये तो 20 रुपए का हुआ करता था और स्वाद ये भी टेस्टी था। खैर स्वाद को छोड़ तू, तुमने इतना दाम बढ़ा दिया इसका 50 रुपए। अब गरीब बंदा इसे कैसे खाएगा? तभी पप्पू चालाकी से बोला, काका जी, महंगाई बढ़ गई है, तेल ब्रांड का आना पड़ता है और सब महंगा हो गया है। अब तुम सब्जियां ही देख लो, गाजर मटर 50 रुपए किलो। अब बताओ, इतनी महंगी खरीदूंगा तो कमाऊंगा कैसे? थोड़ा तो दाम बढ़ाना पड़ेगा ना। गांव वाले तभी बोल पड़ते हैं, चलो ठीक है, स्वाद तो अच्छा है, पैसे देकर स्वाद अच्छा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्वाद ही खराब हुआ और पैसे भी देने पड़े, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं पप्पू, तुम ऐसे ही बनाते रहो, बढ़िया है, अच्छा लगता है तुम्हारा बर्गर खाने में, कोई बात नहीं। पप्पू के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी, पर अभी पप्पू ने अपनी असली गेम शुरू नहीं की थी।
वो दाम ज़्यादा के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा था। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। पप्पू के चेहरे पर अब एक चालाक मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोला, अब असली कमाई शुरू होगी। अब पप्पू ने घटिया सामग्री इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। उसे सिर्फ अपना बिजनेस और पैसे से मतलब था। एक बच्चा उसकी दुकान पर बर्गर खाने के लिए आता है और बर्गर टेस्ट करते ही बोल पड़ता है, अंकल, आज बर्गर थोड़ा कड़वा है और स्वादिष्ट नहीं लग रहा रोज की तरह। तभी पप्पू उसे डांटते हुए बोलता है, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, ज्यादा रखरे मत करो। खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। अब गांव में लोग बीमार पड़ने लगे थे और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत में दिक्कतें आने लगी थी। गांव में हर बच्चा उस बर्गर को खाता था और इसकी वजह से उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि ये सब पप्पू का किया धरा है, पर किसी के पास कोई सबूत नहीं। एक दिन रामू काका पप्पू की दुकान पर जाते हैं और उसे बोलते हैं, पप्पू बेटा, गांव में सब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी है। समझ में नहीं आ रहा है उनके क्या हो रहा है। हर किसी बच्चे का पेट दख रहा है तो किसी को उल्टी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें एकदम से। तभी पप्पू बोल पड़ता है, रामू काका, सच बताऊं तो ये गांव वाले मेरी कमाई से जलते हैं। मैंने काम अच्छा कर लिया है ना अब, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि मेरे बर्गर में मिलावट है। कर पप्पू रामू काका की बात वहीं काट देता है, पर असलियत तो पप्पू जानता था। गांव के मास्टर जी एक दिन पप्पू की दुकान पर बर्गर खाने के लिए आते हैं। पप्पू की दुकान पर पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उन्हें भी यह लगता है कि पप्पू सच में बहुत अच्छे बर्गर बनाता होगा। वो उससे बातें करने लगते हैं। अरे पप्पू भैया, क्या हाल चाल? मैंने सुना है तुम्हारे बर्गर गांव में बहुत फेमस हैं। लाओ एक प्लेट हमें भी दो, हम भी तुम्हारे बर्गर चख के देखें कितने स्वादिष्ट बनाते हो। पप्पू बर्गर बनाने लगता है और वो पप्पू से बातें करते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि पप्पू की दुकान में बहुत सा सामान एक्सपायर्ड है और तेल और अन्य चीज़ें भी नकली ब्रांड की हैं। वो इस सब चीज़ों का सबूत अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वो सब सबूत सरपंच जी को जाकर दिखाते हैं। वो कहते हैं, सरपंच जी नमस्कार, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले पप्पू की दुकान पर बर्गर खाने गया था। उसके बर्गर पूरे गांव में बहुत फेमस हैं। तो मैंने वहां देखा कि तेल नकली ब्रांड का था और सारी चीज़ें एक्सपायर्ड पड़ी हुई थी। मुझे तो लगता है कि इसी से ही गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है। एक बार आप कृपया कर इसकी जांच करवाइए। क्या यही वजह से सब गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है? तभी सरपंच जी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कुछ लोगों को पप्पू की दुकान पर जांच करने के लिए भेजा और वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड मिली। और ये बात पप्पू ने सभी गांव वालों के सामने कबूल की कि उसने एक्सपायर्ड चीज़ों का और नकली ब्रांड की चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिससे गांव वालों की तबीयत खराब हुई। और अब ये बात सुनकर सभी गांव वाले उससे बुरी तरह से नाराज़ थे। सरपंच जी ने उस पर जुर्माना लगाया और उसका ठेला बंद करवा दिया। अब कुछ महीनों बाद गांव में एक नया बर्गर वाला आया और वो बर्गर वाला बहुत मशहूर हुआ। कुछ महीनों के बाद पप्पू ने भी अपनी बर्गर का ठेला गांव में दोबारा शुरू किया, पर अब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। अरे यार, मेरी लालच मुझे ले डूबी। अगर मैं लालच ना करता तो मैं बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा था। सभी गांव वालों का मेरे पे विश्वास था। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी। तभी उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उसे एक ऐसा राज बताता है जो कि उसकी दुनिया बदल देता है। आखिर क्या था वो राज, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। शहर के पुराने बस स्टैंड के बाहर शाम का वक्त, लाल बल्ब की रोशनी, धुएं से भरी हवा और ठेले पर आती नूडल्स की खुशबू। ठेले पर खड़ा था रमेश नूडल्स वाला। तो गाइज, ऐसा क्या हुआ इसके साथ, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रमेश चिल्लाते हुए बोलता है, आओ आओ गर्मा गर्म नूडल्स, ऐसा स्वाद की उंगलियां भी चाटते रह जाओगे।
इतना स्वादिष्ट नूडल कहीं नहीं देखा होगा। ग्राहक लाइन में लगे हुए, कॉलेज के बच्चे, ऑफिस से लौटते हुए लोग, रिक्शे वाले, सब उसके नूडल्स खाते। उसके नूडल्स बस स्टैंड के बाहर बहुत फेमस थे। लेकिन रमेश की आंख ग्राहक के पेट पर नहीं, उनकी जेब पर टिकी रहती थी। इसी तरह एक दिन रमेश अपने दोस्त श्याम से कहता है, रमेश, देख श्याम, रोज 300-400 ही बचते हैं। इतने में क्या होगा? कैसे कमाऊंगा मैं? इतने से कमाऊंगा तो थोड़ी अमीर हो जाऊंगा। मेरी उम्र देख कितनी कम है अभी। अगर मैंने ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश की तो मेरी ढलती उम्र तक मेरे पे बहुत पैसा हो जाएगा। यार मैं क्या करूं? ऐसा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। श्याम मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई मेहनत कर, धीरे धीरे सब होगा। और मेहनत करने से ही पैसा मिलता है। लालच का पैसा कभी ना कभी निकल ही जाता है। इसीलिए ईमानदारी से कमा, और जितना कमा सकता है कमा, पर ईमानदारी से, क्योंकि लालच करने से अक्सर बंदा फंसता ही है। रमेश गुस्से में बोलता है, धीरे धीरे, हाँ, मुझे तो जल्दी पैसा कमाना है और अमीर बनना है। और अगर ईमानदारी से ही कमाता तो ईमानदारी से नूडल्स नहीं बनते, पैसे से नूडल बनता है। और पैसा लालच करने से ही आता है। अगर मैं लालच छोड़ दूं तो मेरा पैसा भी नहीं आएगा, और ईमानदारी क्या लोगों को पेट भरेगी? नहीं भाई, मेरे को ईमानदारी इतनी नहीं दिखानी। उसी रात रमेश हिसाब लगाता है। एक और ख़तरनाक आइडिया उसके दिमाग में आता है, जो कि पूरे गांव में सनसनी मचा देता है। आखिर देखिए उसके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आता है। अगले दिन रमेश सस्ता मैदा और एक्सपायर सॉस और नकली मसाले खरीद लेता है और अपनी रेडी पर रखता है, और उसका काम फिर से शुरू हो जाता है। कोई लोग उसकी दुकान पर ध्यान नहीं देते कि वह एक्सपायर्ड सॉस करता है। ग्राहकों के मन में यही था कि वह जिस तरीके से नूडल बनाता है ईमानदारी से, उसी तरीके से बनाता है। रमेश मन में ही सोचता है, ग्राहक क्या जाने, पेट में जाएगा, पैसा मेरी जेब में आएगा। कोई किसी को बीमार पड़े उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फ़र्क पड़ेगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? ये जो कर रहा हूँ मैं बहुत सही कर रहा हूँ। नूडल्स की खुशबू वही थी, पर स्वाद में जहर छिपा हुआ था। एक दिन एक गरीब माँ अपनी बेटी पिंकी के साथ आती है। भैया, बच्ची को भूख लगी है, उसे आधी प्लेट चाउमीन दे देना। बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। अभी वह देखता है। रमेश नकली मुस्कान में बोलता है, हाँ हाँ बहन, मेरी नूडल्स बच्चों के लिए बेस्ट है। मैं अभी आपको आधी प्लेट दे देता हूँ। आपकी बच्ची की पेट की भूख खत्म हो जाएगी। और आप पैसे देना चाहते तो दीजिएगा, वरना आप चले भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची बड़े स्वाद से वह नूडल्स खाती है, और जब वह खा लेती है तो थोड़ी देर बाद उसके पेट में जलन होने लगती है। और बच्ची बोलती है, माँ पेट में जलन हो रही है, बहुत जोर से, बहुत दर्द हो रहा है माँ। मेरे को शायद नूडल्स अच्छे नहीं लगे। माँ कुछ तो करो माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा माँ। गाइस, आखिरकार इस नूडल्स वाले ने आखिर ऐसा क्या नूडल्स में मिलाया था जिससे बच्ची के पेट में जलन होने लग गई? और इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ देर बाद बच्ची बेहोश हो जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब वहीं खड़े हो जाते हैं। रमेश दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है सारा तमाशा, और वह मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, कहीं किसी को पता लग गया कि मैंने नूडल्स में घोटाला किया है। यहाँ से चलने में ही भलाई है, छोड़ो। अगले कुछ दिनों में किसी को उल्टी, किसी को पेट दर्द और किसी को फूड पॉइजनिंग होती थी। लोग कहते हैं, सबने रमेश का नूडल्स खाए थे, वही कुछ ना कुछ घोटाला कर रहा है नूडल्स में, इसीलिए सब बीमार हो रहे हैं। ना उसके नूडल्स खाएंगे ना बीमार होंगे। एक बुजुर्ग कहता है, लालच का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता बेटा। लेकिन रमेश नहीं मानता। अब रमेश के पास पैसे तो आने लगे, लेकिन रात में उसे बच्चों की आवाज़, उल्टी करता कोई चेहरा, पिंकी की चीख सुनाई देती। इन्हीं सब से वह डर गया और रात में सो नहीं पाता था। वह मन ही मन बहुत सोचता, अरे यार, ये मैंने कैसी लालच करी है। मैं ना रात में सो पाता हूँ, ना मुझे ठीक से नींद आती है। मैं क्या करूँ? कैसे रहूँगा मैं? कैसे कमाऊंगा और पैसे? और अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन। रमेश ने डरते हुए सोचा, ये सब क्या हो रहा है? खराब हो मैं तो रही है। बस बिजनेस कर रहा था। काले घेरे हो चुके थे। रमेश पूरी तरह डर चुका था। एक दिन फूड इंस्पेक्टर
छापा मारता है। एक्सपायर्ड सामान, गंदा पानी, सड़े मसाले, ये सब उसकी रेडी पर पाए जाते हैं। उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना होता है। अब वह सब सामने आ जाता है कि बच्चे और बूढ़े क्यों बीमार हो रहे थे, क्यों सबके उल्टी और जल्दी अस्पताल में भर्ती हो जा रहे थे। इंस्पेक्टर, लोगों की जान से खेलता है तू? तेरे को शर्म नहीं आती इतना बड़ा पाप करते हुए? कैसा इंसान है तू? तुझे तो मैं इतनी जल्दी छूटने नहीं दूंगा। तुझ पे बहुत भारी जुर्माना लगाऊंगा और तेरे को इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलेगी। भीड़ गुस्से में, मारो इसे, इसने हमारे बच्चों को बीमार किया है, इसी की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ते रहे। इसने ये गंदी सॉस और सड़े मसाले डालकर हमारे बच्चों को बीमार कर दिया। रमेश रो पड़ता है। रमेश हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कृपया करके मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसी लालच नहीं करूंगा। आखिर गाइस रमेश के साथ ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। क्या रमेश जेल से छूटा या उसकी लालच खत्म हुई? और अगर लालच खत्म हुई तो क्या उसके दिमाग में फिर से कोई ऐसा खौफनाक आइडिया आया कि नहीं? गांव रामपुर। कच्ची सड़कों पर सुबह सुबह धुआं उठ रहा था। पाव भाजी का ठेला लगाए रमशे जोर जोर से चिल्ला रहा था। पाव भाजी, आओ आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ, शहर से भी ज्यादा स्वादिष्ट, कम दामों पर, आओ। पर आखिर उस पाव भाजी वाले के साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो पूरे गांव और शहर में मशहूर हो जाता है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक किसान उससे बोल पड़ता है, अरे भाई रमशे, जरा दाम तो कम रखा कर, हम तो रोज के खाने वाले हैं, ग्यार थोड़ी हैं तेरे, काम कर दे थोड़ा दाम। रमशे मन ही मन सोचने लगा, दाम कम करूं इनके लिए? गांव वाले सीधे हैं कोई, इन्हें लूटना ही ठीक है। इनके लिए अगर दाम कम किया, ये मेरे सर पर आकर नाचने लग जाएंगे। और पाव भाजी तो छोड़ो, पाव भाजी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो नियत का बहुत ज़्यादा बेईमान था। वो किसी के लिए भी 1 रुपए का फ़ायदा कभी नहीं सोचता था। रमशे भाजी में पानी मिलाया करता और बाजार से सबसे सस्ती सब्जियां खरीद कर लाया करता था। उसकी पत्नी एक दिन उससे बोल पड़ी, इतनी मिलावट ठीक नहीं है, आपको पाप लगेगा। आपकी इस मिलावट की वजह से लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और वो लोगों को तो पता भी नहीं कि वो लोग कम दाम के चक्कर में जो पाव भाजी खा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। रमशे हंसते हुए बोल पड़ा, अरे वे पाप कुछ नहीं होता, भगवान इतना नहीं सोचा करते। पैसे आ रहे हैं ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ नहीं, किसी की बदुआ लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसके ठेले पर अक्सर रुका करते थे और उसकी दुकान से पाव भाजी लिया करते थे। रमशे जानते हुए ये बहुत बड़ा पाप कर रहा था और उसे इस चीज़ का बिल्कुल आभास नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और बोलता है, भैया आज आप कैसे हो? आपका दिन कैसा गया? और भैया आज भाजी थोड़ी फीकी लग रही है, ऐसा क्यों? हर रोज़ तो बहुत अच्छी लगती है आपकी भाजी, आज थोड़ा सा अलग टेस्ट आ रहा है, इसमें कुछ मिलाया है क्या? तभी रमशे उसे डांटते हुए बोलता है, चुपचाप खाओ, इतना सस्ता मिल रहा है, ऊपर से सवाल जवाब कर रहा है। इतना सस्ता कोई देगा तुझे इसमें? इसको ज़्यादा से ज़्यादा तू खा और जल्दी जा, और मुझे दिमाग मत खराब कर और इतना सवाल जवाब मत किया कर मुझसे। बच्चा डर कर चुप हो जाता है। रमशे उसे बहुत बुरी तरह डांटता है क्योंकि अब उसके अंदर लालच सर कर चुकी थी। एक बूढ़ा बाबा उसके ठेले के पास आकर रुका और बोला, बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और लालच करना बहुत बुरी बला है। लालच में इंसान इतना गिर जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ। तभी रमशे थोड़ी गंभीर और क्रूर आवाज में उनसे बोलता है, बाबा,
आप ज्ञान मत दीजिए। भाजी खानी है तो खाइए, वरना यहाँ से जाइए। मेरा दिन वाकई में आज बहुत गलत जा रहा है। कृपया करके आप मेरा और ख़राब मत कीजिए। तभी बाबा धीरे से उससे बोला, बेटा वो तो समय सब सिखा देता है कि किसका दिन कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, और कितनी लालच करना कितना बुरा है ये तो उसको वक्त आने पर ही पता चलता है। इतना बोलकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से निकल जाता है। ना जाने ऐसा लग रहा था कि उसे रमशे के बारे में सब कुछ पता था। कुछ दिनों बाद अब गांव में लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे और लोगों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें बहुत दिनों के लिए अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ने लगा। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी, लगता है रमशे की भाजी से ही सब बीमार हो रहे हैं। सुनने में आया है कि अब उसकी भाजी में से अजीब सी बदबू भी आती है और गांव के लोग जो उसकी भाजी रोज खाते थे अब बंद करना होगा। वो लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, हमें लगता है कि रमशे की पाव भाजी की जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या है जिसकी वजह से उसकी भाजी में से इतनी ज़्यादा बदबू आती है। सरपंच जी उसकी भाजी की जांच के लिए उसकी दुकान पर पहुंच पड़ते हैं और वो देखते हैं, ये तो मिलावट है। गांव वालों की सेहत से तू खिलवाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है ये रमशे? पैसे की लालच में इतना डूब गया कि गांव वालों की सेहत का ख्याल नहीं रख रहा। इतना गिरा हुआ इंसान कैसे बन सकता है तू? रमशे कांपते हुए बोल पड़ता है, मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वालों की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा और मैंने अपने ही गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था जिससे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब रमशे का ठेला बंद हो गया। हर घर में से लोग उसकी दुकान पर जाने बंद कर दिए। घर में खाने को भी अब कुछ नहीं था। रमशे की बीवी की आंखों में आंसू थे। वो उससे बोल पड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपको कहा था कि गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। तभी रमशे रोते हुए बोला, लालच ने सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। इतनी लालच कर दी कि लालच में मैं गिरा हुआ इंसान बन चुका हूँ और कोई मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ अब? कुछ महीनों बाद रमशे फिर ठेला लगाता है, पर इस बार ईमानदारी से। रमशे जोर जोर से चिल्लाता है, अब शुद्ध भाजी, सही दाम, भरोसे के साथ, कोई मिलावट नहीं। आओ आओ, भाजी खाओ, बहुत स्वादिष्ट भाजी। एक ग्राहक यह देखते हुए उसकी दुकान पर आया। आदत बदलना सीख लिया क्या? देखते हैं कब तक तू अच्छी भाजी बेचता है। रमशे चुपचाप मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने जो किया था अब उसे लोगों के ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। कुछ लोग हंसते हुए उसके पास आए और उसकी बेइज्जती करने लगे, पर वो कुछ ना बोला। एक गांव वाला बोल पड़ा, आज मिलावट नहीं डाली क्या? आज स्वादिष्ट लग रही है देखने में। लगता है सुधर गया है बेचारा। गांव के सरपंच ने इतना बुरा जो डांटा है इसे। हर कोई रमशे का आते जाते मजाक बनाता, पर अब उसे ये सब सुनना पड़ेगा ही। रमशे शांत स्वर में जवाब देता, भाई साहब, गलती समझ आ गई है। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अब धोखा नहीं, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट भाजी खिलाऊंगा आपको कि जिससे आपका दिल खुश हो जाए, ईमानदारी के साथ। अब उसकी आवाज़ में सच्चाई लगने लगी थी। ईमानदारी से उसकी दुकान पर अब लागत भी बढ़ने लगी थी। उसकी पत्नी उससे बोली, आज मुनाफा नहीं हुआ क्या आपको? तभी रमशे बोला, नुकसान चलेगा, आत्मसम्मान चाहिए, और आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं। और मुझे लालच से अब नहीं करना कोई काम। अब मुझे ईमानदारी से फर्क पड़ता है। लोगों का भरोसा जीतना है मुझे सिर्फ। अब रमशे को ये बात समझ आ गई थी कि उसे मुनाफा हो या ना हो, पर वो अब ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। शहर का एक सप्लायर उसके ठेले पर आया और वो बोला, अरे रमशे भाई, इधर आओ, सस्ती सब्जी दूं? ज़्यादा कमाई होगी और कम लागत लगेगी। बोलो कितना किलो पैक करूं तुम्हारी? तभी रमशे के मन में फिर से एक द्वंद्व सूझने लगा। क्या वो फिर वही रास्ता अपनाएगा? पर वो चुप रहा। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके रास्ते में आ गया
और उससे बोल पड़ा, बेटा, फिर परीक्षा का समय है तेरा। अब तुझे देखना है कि अपने सच्चाई का मार्ग पर रहेगा या वापिस उसी लालच के मार्ग पर जाकर फंसेगा। ये तेरे हाथ में है, निश्चय करना। तभी रमशे उन बाबा से बोल पड़ता है, इस बार नहीं फिसलूंगा। गलती मुझसे एक बार हो गई। अब ईमानदारी से जब लोगों का भरोसा जीत ही लिया है तो ये काम करके अब फायदा नहीं। छोड़ो, नहीं चाहिए भाई तेरी मेरे को सब्जी, रहने दे। रमशे ने उस सप्लायर को सीधा मना कर दिया। रमशे उससे बोल पड़ा, पैसे से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है भाई, और मुझसे ऐसी लालच मत कर तू कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा और तेरे से सस्ती सब्जियां खरीद लूंगा। सप्लायर हंस पड़ता है और उससे बोलता है, तेरी मर्जी है, जैसा तुझे सही लगे। आखिर क्या होगा गाइस? रमशे क्या अपना विचार बदलेगा? जानने के लिए पार्ट 2।